हेलो स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग 2024 के लिए केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज चैप्टर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग वो लेके आए हैं जो कि 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो 27 फरवरी को एग्जाम है इसका। उसके लिए हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं हर चैप्टर के, मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर टॉपिक इम्पोर्टेंट जो 2024 के लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द सैंपल पेपर आप कुछ भी देख लीजिए, उनमें इन टॉपिक से क्वेश्चन आपको 100% मिलने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा सॉल्यूशन। कौन सा है? सॉल्यूशन, जो कि 7 मार्क्स का आ रहा है। कितने मार्क्स का आएगा? 7 मार्क्स का हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन, जो 7 मार्क्स का आएगा एग्जाम में। और सॉल्यूशन चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारा पहला है अगर हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? न्यूमेरिकल पोर्शन की। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म मतलब कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म है हमारे इसमें? मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया। ये 3 ऐसे जिनसे क्वेश्चंस आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या हो गया? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी 4 टाइप्स की होती है: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एवेल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें भी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे क्वेश्चंस हमारे आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हमारा एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। इसके बाद आता है वॉन हाफ फैक्टर। वॉन हाफ फैक्टर जो हमारा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, तो वॉन हाफ फैक्टर से हमारे क्वेश्चंस आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम लोग देखेंगे इसी में एक टॉपिक वाला, एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन और आ जाता है, वो हमारा होता है राउल्ट लॉ से। किससे होता है? राउल्ट लॉ से। लेकिन राउल्ट लॉ हमारा थ्योरी बेस भी पूछा जाता है। अब हम लोग अगर बात करेंगे थ्योरी के, वो टॉपिक जो थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा सबसे पहला, अगर थ्योरी के लिए देखेंगे तो हेनरीज लॉ। क्या? हेनरीज लॉ। देखो, हेनरीज लॉ हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम बात स्पेसिफिक कर रहे हैं 2024 की। ठीक है, तो थ्योरी के लिए हेनरीज लॉ, जैसे एक्सप्लेन हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इस टाइप के क्वेश्चंस हेनरीज लॉ हो गया और राउल्ट लॉ हो गया। इसी से हमारे अगर क्वेश्चन आएगा तो एसएसएम रीजन हमारे क्वेश्चंस इसी टाइप क्वेश्चन से आ सकते हैं, राउल्ट लॉ से और हेनरीज लॉ से। किससे? राउल्ट लॉ और हेनरीज लॉ। फिर आता आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन आप 100% लिख लो, इससे क्वेश्चन 100% आना है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। या ग्राफ बेस आ जाए, या एग्जांपल आ जाए, ग्राफ बेस आ जाए, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाए। इसके बाद एक हमारा टॉपिक आता है एजियोट्रॉप्स। क्या आता है? एजियोट्रॉप्स। इस बार एजियोट्रॉप से क्वेश्चंस आने के चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर सैंपल पेपर एजियोट्रॉप्स के क्वेश्चंस एक ही बुक का आपको मिलेंगे, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा आने के चांस है एजियोट्रॉप्स से। किससे? एजियोट्रॉप से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस है। लेकिन आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए आप ग्राफ 100% बढ़ के जाए। ग्राफ बेस क्वेश्चन कभी कभार रख देते हैं एग्जाम में सीधा, ग्राफ बेस आप ग्राफ से एक्सप्लेन करके उसमें बता दो। ठीक, ये जो पोर्शन हमारा है फिजिकल केमिस्ट्री का, हमने इसलिए ऊपर मेंशन कर रखा है फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि आपके जो चैप्टर 12th में 3 फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर? जिसमें सॉल्यूशंस हमारा 7 मार्क्स का आ रहा है। ये टॉपिक हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी 9 मार्क्स की आ रही है। कितने मार्क्स की आ रही है? 9 मार्क्स की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कौन सा है? सबसे पहला है डायग्राम। अगर हम डायग्राम बेस देखेंगे तो इसमें आता है गैल्वेनिक सेल। अगर हम लोग डायग्राम बेस क्वेश्चन देखेंगे तो गैल्वेनिक सेल से आएगा। किससे आएगा? गैल्वेनिक सेल से। अगर हम लोग न्यूमेरिकल में एंटर करें, किसमें एंटर करें? न्यूमेरिकल पोर्शन में, तो सबसे पहले आएगा ई सेल और डेल्टा जी से क्वेश्चन अगर आने के चांस होंगे। देखो, ई सेल से आने के चांस 100% होंगे, तो इसको आप 100% कैटेगरीज रख सकते हैं। ठीक, नष्ट इक्वेशन से 1-2 क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर में आएगा या 5 नंबर में एडिशनल क्वेश्चन के साथ आएगा। ठीक, नष्ट इक्वेशन से अगर क्वेश्चन आएगा तो इलेक्ट्रोलिटिक कैपा और डेल्टा एम से आने के चांस, लेकिन कोलरॉस लॉ से इस बार 100% क्वेश्चन आने के चांस है। 100% क्वेश्चन आने के चांस है, चाहे एमसीक्यू में आए, चाहे 1 नंबर में आए, चाहे 2 नंबर में आए। ठीक है, कोलरॉस लॉ से इस बार क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है। उसके बाद फैराडे लॉ। ठीक है, फैराडे लॉ देख लेना, फैराडे लॉ से क्वेश्चन कभी कभार पूछ देते हैं। ठीक, इसमें फैराडे लॉ की जो वैल्यू होती है 96,500 हम लोग लिखते हैं, लेकिन अगर हम लोग एक्यूरेट वैल्यू की बात करें, एक्यूरेट वैल्यू होती है 96,487। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में मेंशन दी जाएगी अगर हमें एक्यूरेट वैल्यू फिल करनी होगी। उसके बाद हमारा थ्योरी पोर्शन से अगर हम लोग देखें
इससे देखिए थ्योरी पोर्शंस, ये हमारा डायग्राम पोर्शन हो गया, गैल्वेनिक सेल न्यूमेरिकल पोर्शन हो गया हमारा, कहां से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। फिर आया थ्योरी पोर्शन, थ्योरी पोर्शन में हमारा प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी सेल होता है, सेकेंडरी सेल होता है, प्राइमरी सेकेंडरी, उसके बाद हमारा आएगा था फ्यूल, ठीक है, और इसकी में करोजन। इस बार जो क्वेश्चन आने के चांस है वो प्राइमरी और सेकेंडरी से आने के चांस ज्यादा है, इससे प्राइमरी और सेकेंडरी क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। अगर आएगा तो कोलरॉस लॉ से एक इक्वेशन भी आ सकता है, ठीक है, लिमिटिंग रीजन वाला है ना ये टॉपिक इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए, ठीक, आने के चांस इससे भी ज्यादा है जो एमसीक्यू में आ सकते हैं। अगर हम बात करें कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस या तो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में आ सकता है कैप्पा या लैम्डा इक्विवेलेंट या लैम्डा मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स की आ रही है, सबसे ज्यादा मार्क्स की हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रही है। तो अगर फिजिकल केमिस्ट्री फोकस कर रहे हैं सबसे ज्यादा आप फोकस कीजिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, और उसके बाद आप सॉल्यूशन कीजिए। सॉल्यूशन में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आप माइंड में सेट ही कर लो, ये इससे क्वेश्चन आपको इस बार मिलने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो हमारी 4 टाइप्स की होती है रिलेटेड टू द वांट ऑफ फैक्टर, उससे भी क्वेश्चन कभी कभार रख देते हैं। अब ये हमारा सेकंड चैप्टर हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड चैप्टर की ओर। थर्ड चैप्टर हमारा केमिकल काइनेटिक्स। कौन सा है? केमिकल काइनेटिक्स, जो कि एग्जाम में 7 मार्क्स के आने के चांस है। आप लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन कहां से आएगा। अगर चैप्टर हम लोग देखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन से आएगा, ठीक, या रेट लॉ से आएगा, या हमें इसकी यूनिट पूछ दे, रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछने के बहुत ज्यादा चांस है एमसीक्यू में। किसमें? एमसीक्यू में इसके यूनिट पूछने के चांस है। आपके कौन सा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? 0 ऑर्डर है और फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो इसकी यूनिट पूछने के, अब यूनिट पूछना है तो वो सेकेंड ऑर्डर की पूछ सकते हो, थर्ड ऑर्डर की भी पूछ सकते हो। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करके आप यूनिट पर्टिकुलर कैलकुलेट कर लेंगे। मॉलिक्यूलरिटी डायरेक्ट रिएक्शन देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आप आएगा इसमें हाँ 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, इनके इंटीग्रेटेड फॉर्म पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? इंटीग्रेटेड फॉर्म, मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमें फॉर्मूला फॉर्म होता है हमसे इसकी वो फॉर्म पूछी जाती है जिसके हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म, ठीक है। फिर आता आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्हेनियस इक्वेशन हमारी क्या कहती है? k इज इक्वल टू a इंटू e की पावर माइनस e a अपॉन RT, ये हमारी आर्हेनियस इक्वेशन होती है। तो आर्हेनियस इक्वेशन से हमारा थ्योरी पोर्शन भी आने का चांस रहता है हमारा, और न्यूमेरिकल पोर्शन भी हमारा आने का चांस रहता है, ठीक है। इसमें एक टॉपिक और है जो थ्योरी पोर्शन में आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट कांस्टेंट। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट कांस्टेंट, उसके क्वेश्चंस थ्योरी में आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का सबसे ज्यादा इस चैप्टर में आने के चांस रहते हैं। जो इस बार आने के चांस सबसे ज्यादा है आर्हेनियस इक्वेशन से क्वेश्चन और हाफ ऑर्डर से क्वेश्चन, हाफ ऑर्डर से आर्हेनियस और रेट कांस्टेंट की रिएक्शंस। और अगर हम लोग देखेंगे तो ग्राफ बहुत ज्यादा आएगा। हाँ, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसमें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में ग्राफ दिया गया है, आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करके देख सकते हैं, उसमें ग्राफ दिया गया, वही ग्राफ आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं इसमें, ठीक है। अगर हम लोग नीचे वाले न्यूमेरिकल पोर्शन से ही बात करेंगे तो उसमें हम लोग अगर इसकी बात करें तो इस केमिकल काइनेटिक्स की, केमिकल काइनेटिक्स में टेबल बेस्ड क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है इस बार। एक टेबल बना के दे देंगे आपको, रेट कांस्टेंट दे देंगे, कोई 2 वैल्यू दे देंगे ए और बी, तो आपको निकालना होगा यूनिट। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने के चांस है, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो आप अपने एनसीईआरटी के जो टेबल बेस्ड क्वेश्चन दिए गए उनको प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाएं, ठीक है। समय कम है लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप इनको अपने माइंड में सेट कर लो, 100% कर सकता हूं उनसे क्वेश्चंस आपको मिलने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। हाँ, गारंटी नहीं, पूरा ये नहीं कि यहाँ यही पेपर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट इन टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, जिसमें मैंने बताया कि इनसे क्वेश्चन 100% आएगा। तो उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन में आप मॉलिक्यूलरिटी या मोलारिटी या मोल फ्रैक्शन पढ़ के जाइएगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ के जाइएगा, वांट ऑफ फैक्टर, हेनरीज लॉ तो आपको मेंटली याद ही हो जाएगा, क्योंकि हेनरीज लॉ से और रॉड लॉ से आपका ऐसा रीजन क्वेश्चन आने के चांस है। आइडियल नॉन आइडियल 100% आएगा, एग्जाम्पल आ सकते हैं, ग्राफ आ सकता है। आइडियल और नॉन आइडियल से ही एक टॉपिक बना हमारा, नॉन आइडियल से पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, इनके डायग्राम पढ़ के जाना। नॉन आइडियल सोल्यूशन 2 टाइप्स का होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप इसके डायग्राम जरूर पढ़ के जाना, मतलब ग्राफ जो बना है उसमें वो डायग्राम पढ़ के जरूर जाना। एजियोट्रॉप्स आप पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन से एक्सप्लेन करने के मिनिमम और मैक्सिमम। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पोर्शन हो गया और ये मेरा
केमिकल काइनेटिक्स पोर्शन हो गया। ये हमारा था फिजिकल का। किसका था? फिजिकल का। आप लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक का। अब लोग देखते हैं इनऑर्गेनिक के। किसके देखते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इसमें दो चैप्टर है आपके क्लास 12th में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दो जो चैप्टर हैं वो है, पहला है डी एंड एफ ब्लॉक और दूसरा हमारा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो कि डी एंड एफ ब्लॉक भी 7 मार्क्स की आ रही है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हमारा कितने मार्क्स का आ रहा है? 7 मार्क्स का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं डी और एफ ब्लॉक में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज पे। जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई के बाद हमारा इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में है ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फिर है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज के बाद एक हमारी जो प्रॉपर्टीज आती है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये इस बार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए, क्योंकि जो मैग्नेटिक बिहेवियर निकाला जाता है n इंटू एन प्लस टू वीएम। क्लियर? तो ये फॉर्मूला इसके लिए इंपॉर्टेंट है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है, फिर लिखा है एलॉय एंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जो एलॉय फॉर्मेशन करते हैं और इंटरस्टिशियल कंपाउंड, मोस्ट ऑफ द आप ये ध्यान रखो, एलॉय एलॉय फॉर्मेशन में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, फिर आता है कलर्ड आयन। कलर्ड आयन हमारे वो आयंस होंगे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हो आयंस में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये इस बार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपाउंड के कलर पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। ठीक है, अब डी और एफ ब्लॉक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कैटेगरीज है, अब दो कंपाउंड्स भी है डी और डी में हमारे। अगर हम लोग देखेंगे तो ऑक्सीडेशन को भी हम लोग इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में रख सकते हैं, क्योंकि हमसे पूछी जा सकती है और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या पूछी जा सकती है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। या हमसे इसी में कैटेगरीज में एक और हम लोग लिख सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या लिख सकते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। वो भी हमारी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में आती है, लेकिन हमने इसको फिल नहीं किया, इंक्लूड नहीं किया था। इसमें डी ब्लॉक में दो कंपाउंड है हमारे, एक है KMnO4 जिसको लोग कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और एक होता है K2Cr2O7 जिसको लोग कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। इनकी प्रिपरेशन एक बार शायद कम आए, लेकिन जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन इसमें इस बार आने की चांस बहुत ज्यादा है। जो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आने का चांस है वो शायद 100% चांस है प्रॉपर्टीज से, KMnO4 से और K2Cr2O7 की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है। अब डी का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एफ ब्लॉक का भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ देते हैं। अगर एमसीक्यू या 1 मार्क्स में क्वेश्चन आने के चांस होंगे तो इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर डी एफ ब्लॉक, डी ये पूरा डी ब्लॉक का था। अब आता है मेरा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफ ब्लॉक में दो सीरीज होती है, एक होती है लैंथेनाइट और एक होती है एक्टिनाइट। तो इसमें क्वेश्चन कहां से आता है? इनकी सिमिलरिटीज या प्रॉपर डिफरेंस पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? सिमिलरिटीज पूछी जाएगी या डिफरेंस पूछा जाएगा। तो आप समझिए इस बार ये आने के चांस है, सिमिलरिटीज या डिफरेंस। आप दिमाग में सेट कर लीजिए, इस बार ये 100% क्वेश्चन आने के चांस है, या सिमिलरिटीज पूछी जाए या इनका डिफरेंस पूछा जाए। ठीक है, अब देखो, अब इस चैप्टर के हम लोग डी और एफ ब्लॉक की बात कर लें। डी और एफ का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माइंड में सेट कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लेना, स्कैंडियम से जिंक तक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, या मैग्नेटिक बिहेवियर कैलकुलेट करना। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका पूछा जाएगा एमसीक्यू में, तो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप माइंड में सेट करना, क्योंकि अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनाइट और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन का, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट एलिमेंट्स का पूछा जा सकता है। लैंथेनाइट हमारे कहां से होती है? 58 से लेके 71 तक, ठीक, और एक्टिनाइट हमारी होती है 89 से लेके 103 तक। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें से आप एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक के पढ़ के जाएं। ठीक है, जो हम लोग नियरेस्ट नोबल गैस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो आप लोग पढ़ के जाएं। अब हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, एग्जाम में 7 मार्क्स का आएगा। वो 7 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये देखो। सबसे पहला आता है नॉमेनक्लेचर, तो आप ध्यान रखो क्वेश्चन आएगा इस बार, ठीक, और इससे हर साल आता है। 2 नॉमेनक्लेचर आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक, 3 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर एमसीक्यू में आएगा,
एमसीक्यू में ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा सकता है। अगर एमसीक्यू में नहीं आया तो कोई कंपाउंड की ज्योमेट्री पूछी जाएगी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हाइब्रिडेशन पूछा जाएगा, तो उसमें उसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी कैलकुलेट करने की पूछी जा सकती है। ठीक है, ये भी टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक टॉपिक आया कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा सकता है, लेकिन हम इसको 100% कैटेगरी से इस बार नहीं रखेंगे, तो आप इसको पढ़ के जरूर जाना। ठीक है, फिर आता है मेरा लिगेंड। लिगेंड टू टाइप्स का, इंडेंटेड लिगेंड और बाइडेंटेड लिगेंड। तो उसमें आप पढ़ के जाना, लिगेंड से क्वेश्चन आएगा तो एम्बीडेंटेड लिगेंड से क्वेश्चन आ सकता है। किससे आ सकता है? एम्बीडेंटेड लिगेंड से। तो हमने लिखा यूनी और बाई, हमने दो फिर लिगेंड लिखे हैं, वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरीज में। ये दोनों सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, CO और CN-। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपके हुए 4 हाइब्रिडाइजेशन है। 4 हाइब्रिडाइजेशन है। पहला है DsP2, जिसमें ऑर्बिट कितने होंगे? 4। ठीक है, यहां वर्क होता है हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के अकॉर्डिंग। फिर आता है मेरा sp3 टेट्राहाइड्रल, ऑर्बिट होंगे 4। दोनों में अगर हम लोग ऑर्बिट की बात करें तो ऑर्बिट दोनों में 4 होंगे। कितने होंगे? 4। और इसमें अगर बात करें तो ऑर्बिट हमारे कितने होंगे? 6। बट वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अकॉर्डिंग इनकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। बस हमारी sp3d2 और d2sp3 में दोनों ज्योमेट्री हमारी ऑक्टाहाइड्रल ही रहेगी। ठीक है, अगर हमारे पास 4 लिगेंड ऐड है तो समझ लेना इन दोनों में से कोई एक ज्योमेट्री होगी। अगर हमारे पास 6 लिगेंड ऐड है तो समझ लेना इन दोनों में से कोई एक हाइब्रिडाइजेशन होगा। ज्योमेट्री दोनों की सेम ही होती है, ऑक्टाहाइड्रल, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, अब आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हमारा इसका डीजनरेट ऑर्बिटल्स पूछ देते हैं, क्योंकि CFT जो हमारी होती है वो ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल के लिए ही है। किसके लिए है? ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल। जो डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को स्प्लिट किया जाता है 2 पार्ट में, एक होता है T2G पार्ट और एक होता है EG पार्ट। तो उसी अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल करना हमारा बताया गया। इसमें डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल करेंगे, डेल्टा नॉट की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल करेंगे। तो टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल को एक्सप्लेन करने के लिए CFT में एक रिलेशन दिया गया है। रिलेशन हमारा डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। ठीक, डेल्टा T मतलब टेट्राहाइड्रल, डेल्टा O मतलब ऑक्टाहाइड्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो आप ये समझो डेल्टा नॉट लिखा ना, ओ भी ओ हम लोग इसको कहेंगे, कहने में तो हम लोग जल्दी में कह सकते हैं डेल्टा नॉट, लेकिन एक्चुअली में ये ओ होता, ओ रिप्रेजेंट करता है ऑक्टाहाइड्रल को और यहाँ टी रिप्रेजेंट करता है टेट्राहाइड्रल को। ठीक है, फिर हमारा आता है इसमें आइसोमर। क्या आता है? आइसोमर। आइसोमर हमारा इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक आइसोमर 100% पूछा जाएगा। आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ के जरूर जाना। देखो, अगर हम लोग आइसोमर की बात करेंगे तो आइसोमर 2 टाइप का होगा, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। अगर इस बार क्वेश्चन आने के चांस होंगे तो आयनाइजेशन आइसोमर से आएंगे और लिंकेज आइसोमर से आएगा। ठीक है, जो जिसके चांस ज्यादा हैं, लेकिन इन दोनों के चांस भी हमारा 50-50 है। जब अगर इन दोनों के हम कंपेयर करेंगे कोऑर्डिनेशन और सॉल्वेंट आइसोमर्स में, तो कोऑर्डिनेशन के चांस ज्यादा होंगे, सॉल्वेंट के थोड़ा कम होंगे। फिर आता है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर 2 टाइप का होगा, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ऑप्टिकल के चांस हो भी सकते हैं, ठीक, लेकिन ज्योमेट्रिकल में सिस और फैस के चांस 100% इस बार होने के चांस बहुत ज्यादा है। तो ये दोनों आइसोमर हम लोग पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों आइसोमर आप लोग पढ़ के जाएंगे। देखो, ऑप्टिकल तो आप पढ़ ही लोगे, रेक्समाइजेशन डी और एल फॉर्म है ना, तो अब डी और एल फॉर्म याद रखो, इससे ये हो जाएगा। लेकिन आप इनकी स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने पूछा जा सकता है। फैस की और मर की 2-3 कंपाउंड है आपके में, वो उनकी स्ट्रक्चर आप कंटिन्यू माइंड में सेट कर लो। आप ये समझो वही को पेपर आएगा, ठीक, तो वही एग्जाम में आएंगे, तो इनको पढ़ के जाना। और इन दोनों आइसोमर के चांस 100% है, ठीक, और इसके चांस हम कहेंगे 80%। इसके कितने कहेंगे? 80% चांस हमारे रहेंगे कोऑर्डिनेशन में आने के लिए। ठीक है, अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आप ध्यान रखो D2sp3 और DsP2, इन दोनों के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से इनकी जो एलिमेंट्स होता है उनका इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? पेयरिंग। ठीक है, ये था मेरा इनऑर्गेनिक का। पहले हमने फिजिकल का डिस्कस किया, फिर इनऑर्गेनिक का। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक का, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आई थिंक कुछ स्टूडेंटों के लिए टफ पार्ट भी होगा। टफ उसमें कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को रीजन टू फंक्शन याद है कि कौन सा रीजन किसके वजह से किस में कन्वर्ट होगा, अगर नहीं याद है तो हमारे टेलीग्राम के इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लास के टेलीग्राम के चैनल में जाइए, वहां आपको सारी लिस्ट मिल जाएंगी रीजन फंक्शन की, तो आप उससे देख लीजिए, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि एग्जाम 2 दिन बाद है, एग्जाम अच्छा जाना है। ठीक है,
अब लोग देखते हैं ऑर्गेनिक के लिए। अब लोग देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे कुछ 5 चैप्टर आ रहे हैं इसमें, जो अभी हमने 3 लिखे हैं, 3 अभी और हम लोग करेंगे। 3 के विषय में एक्सप्लेन करते हैं पहले, उसके बाद हम लोग देखते हैं 2 और। इसके बाद हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, उसमें कौन कौन टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैंडमेयर रिएक्शन आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए। नेम रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें, सैंडमेयर हो गया, स्वार्ट्ज रिएक्शंस हो गई और वुड्स फिटिंग रिएक्शंस हो गई। ठीक है, ये इस बार बहुत ज्यादा चांस है इसके आने के। और जो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज टॉपिक हमने कौन कौन से रखे हुए हैं, पहला सैंडमेयर रिएक्शन, फेल्केस्टन रिएक्शन। अब देखो इसमें क्या होता है, केवल एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए हम लोग इस रिएक्शंस का यूज करते हैं। ठीक, और इसमें रिएक्शंस का केवल फ्लोराइड कंपाउंड बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। आयोडाइड कंपाउंड बनाने के लिए फेल्केस्टन रिएक्शन यूज करते हैं। ठीक है, कौन सी, फेल्केस्टन रिएक्शन। और फ्लोराइड कंपाउंड बनाने के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन यूज करते हैं। एरीन्स कंपाउंड बनाने के लिए हम लोग वुड्स फिटिंग रिएक्शंस का यूज करते हैं। इसीलिए ये 3 रिएक्शंस जो हमारी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में है। उसके बाद हमारी स्वार्ट्ज रिएक्शंस भी है और फिटिंग रिएक्शंस भी है। फिटिंग रिएक्शंस को हम लोग बाइफेनल प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं। बाइफेनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग फिटिंग रिएक्शन का यूज सबसे ज्यादा करते हैं। फिर आता है इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक कुछ रिएक्शंस है हमारी जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। पहला NaOH के साथ या KOH यहाँ भी यूज कर सकते हैं, KCN के साथ और AgNC के साथ। क्लियर, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस है जो बहुत ज्यादा हमारी पूछी जाती है। ठीक है, फिर आता है मार्कोनी और एंटी मार्कोनी। इसको आप कभी मत भूलें, ये दोनों ऐसे रूल है जो हर जगह हर कन्वर्जन में भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। अगर कन्वर्जन आया है, अगर आपको लग रहा है हाँ हम लोग हैलाइड कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए इनका सबसे अच्छा यूज किया जाता है मार्कोनी और एंटी मार्कोनी रिएक्शंस का। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट वर्क करते हैं। फिर आता है SN1 और SN2। भैया इनको मत भूलना है, SN1 SN2 को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आते हैं एग्जाम में। SN2 हमारा लिखा फर्स्ट स्टेप रिएक्शंस है, ऑर्डर होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अगर हम लोग देखेंगे इसमें इन्वर्जन होता है, क्या होता है, इन्वर्जन। SN1 में हम लोग देखेंगे सेकेंड स्टेप रिएक्शंस है, ऑर्डर होता है टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। इसमें रेक्समाइजेशन होता है, क्या होता है, रेक्समाइजेशन। रेसिक मिक्सचर प्रोडक्ट फॉर्म होता है 50% D और 50% L। ठीक है, फिर हम लोग अब देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। भाई साहब एलिमिनेशन रिएक्शन मोस्ट ऑफ द केसेस में अप्लाई की जाती है, तो इसको हम लोग 100% कैटेगरीज में रखेंगे इस बार। ठीक, 2024 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 24 के लिए 100% कैटेगरीज। और हम लोग बात करेंगे तो SN1 को भी हम लोग 100% कैटेगरीज में रखेंगे इस बार के लिए। तो एग्जाम इस बार होगा बोर्ड का, उसके लिए बोर्ड के एग्जाम, CBSE एग्जाम के लिए हम लोग SN1 को इस बार 100% कैटेगरीज में रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद मार्कोनी हो गया, एंटी मार्कोनी कॉफ हो गया, ये हो गया, ये हमारा हो गया हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का पूरा जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको बता दिए। मार्कोनी एंटी मार्कोनी पढ़ के जाना। अब लोग आते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर, और जो कि हमारा हेलो एलिन हेलो एरीन्स से 6 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का आएगा। तो अब देखो, अब हमारा अल्कोहल फिनोल ईथर, अल्कोहल फिनोल ईथर हमारा 6 मार्क्स का भी आएगा। जो हमने बोर्ड पे चैप्टर्स इसमें प्रेजेंट किए हैं वो तीनों चैप्टर हमारे 6 मार्क्स के आ रहे हैं। अगर हम लोग बात करें अल्कोहल फिनोल ईथर की, तो इस बार डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, अल्कोहल से एल्कीन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म आएगी या हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स की मैकेनिज्म आएगी। इन दोनों में से किसी एक मैकेनिज्म को पूछा जा सकता है, ये 100% चांस है। ठीक, ये 100% चांस है, दोनों मैकेनिज्म में किसी एक को पूछा जा सकता है। हाँ, थर्ड मैकेनिज्म हमारी क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। क्या फॉर्म करता है, ईथर। इसको पढ़ लेना, जस्ट अपोजिट होगी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की। ठीक, बस इसमें सिंगल मॉलिक्यूल लेते हैं, इसमें डबल मॉलिक्यूल लेंगे अल्कोहल के। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे ग्रेनाड रिएजेंट हमारा रिएक्शन करेगा फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंड एसिटाल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन के साथ तो टर्सरी अल्कोहल। ऑक्सीडेशन प्राइमरी देगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी देगा कीटोन। फिर हम लोग आते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, फिनॉल, अल्कोहल, पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरामेथिल फिनॉल। अब फिनॉल के कौन कौन से टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है, कोलवे रिएक्शन, आप इसको लिख लो 100% कैटेगरीज में। ये दोनों रिएक्शन आप 100% कैटेगरीज में फिल कर लो। इसमें एक और रिएक्शंस आती है जो हम लोग करते हैं फिनॉल का ऑक्सीडेशन। क्या करते हैं, फिनॉल का ऑक्सीडेशन, हमें एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है बेंजोक्विनोन। क्या फॉर्म होता है, बेंजोक्विनोन। ठीक है, या इसी फिनॉल से ही आपसे एक टॉपिक पूछा जा सकता है कि फिनॉल हमारा मोर एसिडिक होता है देन साइक्लोहेक्सिनॉल से।
तो आपको रेजोनेंस दिखाना पड़ेगा फिनॉल का वहां पे, ठीक, क्योंकि फिनॉल का रेजोनेंस के अकॉर्डिंग हमें क्या फॉर्म होता है, फिनॉक्साइड है, तो हमें वहां पे ये दिखाना पड़ेगा वहां पे क्यों फॉर्म होता है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन से आई थिंक आया भी है एग्जामों में, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ऑक्सीडेशन आप पढ़ लेना, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है, सिर्फ प्रोडक्ट बनेगा बेंजोक्विनोन। क्या बनेगा, बेंजोक्विनोन। अब हम लोग स्पेसिफिक बात करें ईथर की। ईथर की दो प्रिपरेशंस हमारी हैं, एक है विलियम सिंथेसिस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आती है रिएक्शन विद HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो ये ईथर की कैटेगरीज में इसको 100% आप लिख लीजिए। ईथर के लिए यही दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ईथर का आप एक एरोमेटिक प्रोडक्ट आप एक जानते ही हैं जिसको लोग कहते हैं एनिसोल। क्या कहते हैं, एनिसोल। तो वो टॉपिक हो गया और ये हो गया, इन दोनों पे क्वेश्चंस 100% आते हैं। अगर हम लोग ईथर की रिएक्शन की बात करें तो ईथर की रिएक्शन का भी ध्यान रखना, रिएक्शन विद HI। हाँ, ईथर एक इस मेथड से भी बनाया जा सकता है, तो एक तो ये प्रिपरेशन हो जाएगी, विलियम सिंथेसिस जाएगी। विलियम सिंथेसिस हम लोग सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के ईथर बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एल्कोहल फिनॉल ईथर का। अब हम लोग देखते हैं अमाइंस का। अमाइंस में 100% टॉपिक है जो 100% कैटेगरीज में, वो है एसिडिक स्ट्रेंथ, जो 100% कैटेगरीज में टॉपिक आने के चांस है इसके क्वेश्चन। फिर आता हॉफमैन ब्रोमाइड, भैया रट लो, ये हॉफमैन ब्रोमाइड कन्वर्जन में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, ये बात आप ध्यान रखें। फिर आता है कार्बालामीन, इसी हम लोग कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। आप ये ध्यान रखो, ये आएगा इस बार 100% कैटेगरीज में। ये तीन टॉपिक आपको ऐसे है जो 100% कैटेगरीज में आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है डाइअजोनियम सॉल्ट। डाइअजोनियम सॉल्ट से जो कन्वर्जन आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। डाइअजोनियम सॉल्ट हमारा होता है बेंजीन के ऊपर N2Cl, जिसको हम लोग कहते हैं बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, तो उसकी कन्वर्जन इसमें 100% आएंगे, ठीक। तो आप कन्वर्जन पढ़ लेना, कन्वर्जन के चांस इसमें बहुत ज्यादा है। वो भी कन्वर्जन जो रिएक्शंस आएंगी तो आपको इसी चैप्टर की रिएक्शन मिलेगी, ठीक, जो आपको रिएक्शंस मिलेगी वो आपको डाइअजोनियम सॉल्ट मिलेगी। कपलिंग रिएक्शन में आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसके प्रोडक्ट पूछे जा सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट बनता है, एक बनता है ऑरेंज और एक बनता है येलो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मीडियम पूछा जा सकता है और इनके कलर पूछे जा सकते हैं। फिर आता है बॉइलिंग पॉइंट, भैया रट लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंसबर्ग रीजन पढ़ के जाना, शायद आप लोगों के जो प्री बोर्ड एग्जाम हुए होंगे स्कूलों में उसमें हिंसबर्ग रीजन का क्वेश्चन 100% आया होगा, ठीक है। तो हिंसबर्ग रीजन पढ़ के जाना। फिर आता है ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस, भैया शॉर्ट नोट्स जो आते हैं, राइट द टर्म ऑफ द फॉलोइंग, ग्रेवियल थैलामाइड, रीमर टीमर, कोल्बे और विलियम सिंथेसिस आपके एनसीईआरटी में भी दिए गए, इन्हीं क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी यही कॉपी पेस्ट आ जाए, तो आप ये जरूर पढ़ के जाना, ठीक। ये आपके टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसमें हिंसबर्ग रीजन हमारा 100% कैटेगरीज में हमने इसको रखा है, तो इस बार क्वेश्चन आएगा। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग कहते हैं हिंसबर्ग रीजन, जो प्राइमरी और सेकेंडरी देगा, टर्सरी अमाइंस ये हिंसबर्ग रीजन टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। ये था मेरा किसके लिए, ऑर्गेनिक का, ठीक। ऑर्गेनिक हमारे दो चैप्टर बाकी, हम लोग उनको भी देखते हैं। अगला चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमारा इसके बाद लास्ट चैप्टर है वो है बायोमोलिक्यूल्स। कौन सा है, बायोमोलिक्यूल्स। अब हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और बायोमोलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक के दो चैप्टर हमारे, टोटल ऑर्गेनिक के 5 चैप्टर है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि 8 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है हमारे बोर्ड में, 8 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले इसकी नेम रिएक्शन देखते हैं। नेम रिएक्शन कौन कौन सा आती है, रोजेन-नॉर्मन रिडक्शन, स्टीफन रिएक्शन, इटार्ड और गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो आप लोग स्टीफन को इस बार मान लें कि आने के चांस बहुत ज्यादा है, स्टीफन रिएक्शन के चांस बहुत ज्यादा आने के। इसके बाद हमारा गैटरमैन कोच सिंथेसिस रिएक्शन, जो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में। अगर हम लोग बात करें अदर रिएक्शंस की, अदर में आती है हमारी क्लेमेंसन और वोल्फ-किर्शनर रिएक्शन। ये दो ऐसे रिएक्शंस हैं जो हमें एल्डिहाइड और कीटोन से हमें बना देते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन। क्या प्रिपेयर करते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो आप ये ध्यान रखें, कन्वर्जन में इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग 100% कैटेगरीज में देखें तो इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन आएगी, ठीक। हम ये भी शामिल कर सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं HBZ रिएक्शन। क्या कहते हैं, HBZ रिएक्शन हमारी एग्जाम में आती है, ठीक। ये चीज आना है, तीनों का फंडामेंटल एक ही है, बस रिएक्टेंट अलग अलग होते हैं हमारे तीनों में। फंडामेंटल एक ही है लेकिन रिएक्टेंट अलग अलग होते हैं तीनों में। अगला आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का हमने कुछ ही पॉइंट यहाँ पे लिखी है, HCl NH2OH और NH2 सिंगल बॉन्ड NH2।
टोटल आप डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया भी इसमें लिख सकते हैं, और हमारे कीटल, हेमी, एस्टल ये सब फॉर्म होते हैं उसी से। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप लोग 100% पढ़ के जाएं। मैं अभी गारंटी कह सकता हूं कीटल या हेमी, एस्टल आपसे 100% कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, या साइनोहाइड्रिन आपसे पूछा जाएगा, तो कुछ ना कुछ आपसे 100% पूछा जाएगा। तो कीटल आप 100% रिएक्शन पढ़ के जाए, गारंटीड। ठीक, ये आप 100% पढ़ के जाए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, जितनी रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल बनी होगी, उसकी भी रिएक्शन आप लिख लें। उसके बाद आते हैं हमारा ऑर्डर, सबसे ज्यादा एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन। एसिडिक स्ट्रेंथ, कार्बोक्सिलिक, नाइट्रो। जो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाएगा इसी से पूछा जाएगा, और किसी से नहीं पूछा जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ही पूछा जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। अब लोग आते हैं टेस्ट पे। टेस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो टेस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जो आते हैं। आता हमारा आइडोफॉर्म भी है, ठीक, लेकिन आइडोफॉर्म कई बार आ चुका है, शायद ना आए, लेकिन हम इन तीनों को रखेंगे 100% कैटेगरीज में। ठीक, क्योंकि टेस्ट हर बार आता है, टेस्ट हर बार इसी क्वेश्चन पूछा जाता है। इन तीनों टेस्ट में कोई ना कोई टॉलेन या फेलिंग या आइडोफॉर्म। फिर आता है बॉइलिंग पॉइंट, ये ऑर्डर लिखा, आप उसको पढ़ लेना। एसिडिक स्ट्रेंथ, ये था मेरा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो 8 मार्क्स का आएगा। एक बात और, कन्वर्जन भी इसी में शामिल होगा, कन्वर्जन भी हमारा इसी में शामिल होगा, नेम रिएक्शन भी हमारी इसी में शामिल होगी। रोजेनमन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, टार्ड रिएक्शन, गेटरमैन, क्लेमेंसन, वोल्फ किस्नर, एल्डोल, कैनिजारो, एचबीजेड। ठीक, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इस चैप्टर का तो ये है, जिसमें सबसे ज्यादा रिएक्शंस होती हैं, जो 100% कैटेगरीज में कोई ना कोई आपसे 100% कन्वर्जन में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप पढ़ के जाना। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन टॉपिक आता है बायोमोलिक्यूल्स, ये 8 मार्क्स का आएगा। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स हमारा आता है 7 मार्क्स का। 7 मार्क्स में बायोमोलिक्यूल्स में देखो हम लोग क्या क्या आता है। सबसे पहला आता है कार्बोहाइड्रेट टॉपिक। कार्बोहाइड्रेट में हमारा ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है। ये बात माइंड में सेट कर लें, पढ़ के जाएं। कहां से आएगा? स्ट्रक्चर आ सकता है, रिएक्शंस आ सकते हैं। एनोमर तो आप 100% कैटेगरीज में डाल दो उसको, एनोमर को और रिएक्शंस को। रिएक्शन में वही रिएक्शन, हाउ कैन वी प्रूव द ग्लूकोज कंटेन 5OH ग्रुप या ग्लूकोज कंटेन कार्बोनिल ग्रुप, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा रिएक्शंस में। डाइसैकेराइड्स में स्ट्रक्चर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये टाइप के शॉर्ट टर्म और डेफिनेशन में आ सकता है, तो आप लोग पढ़ के जाएं, इस पे दिमाग यूज करें थोड़ा। ठीक है, उसके बाद आता है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है। स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है। पॉलीसैकेराइड्स में ही टॉपिक आता है अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। कार्बोहाइड्रेट में ही हमारे 2 टॉपिक आते हैं, अल्फा लिंकेज, बीटा लिंकेज। और अल्फा बीटा लिंकेज मतलब जो कहां से कार्बन ऐड होता है विद ऑक्सीजन बॉन्डिंग। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एक वर्ड आता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा लिंकेज। तो आप लोग कार्बोहाइड्रेट में जो टॉपिक होता है लिंकेज वाला, वो पढ़ के जरूर जाएं। पूछा जाता है कौन सा लिंकेज यूज होगा, कार्बन कौन किस कार्बन के बीच कौन सी बॉन्ड हमारी फॉर्म होगी। आप 100% पढ़ के जाए। अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन आपसे 100% पूछा जाएगा। ठीक है, जो पॉलीहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड्स के कंपाउंड में आता है। इसके बाद हमारा आता है प्रोटीन। प्रोटीन में अमीनो एसिड्स एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पढ़ के जाए, तो आपसे पूछ देंगे विच ऑफ द प्रोटीन इज एसेंशियल और विच ऑफ द प्रोटीन इज द नॉन एसेंशियल। आपके में टेबल बनी है, तो वो आप 100% पढ़ के जाए। ठीक है, फिर पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड सबको मालूम है, व्हेन अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्ट विद अमाइन ग्रुप, ठीक है, टू फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड। CONS बॉन्ड जो ही हमारा पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। अल्फा बीटा हेलिक्स, प्रोटीन की अल्फा और बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, उसको पढ़ के जरूर जाए। एम्फोटेरिक 100% कैटेगरीज में आप इसको लिख लो, एम्फोटेरिक 100% कैटेगरीज में, और पेप्टाइड बॉन्ड 100% कैटेगरीज में। ठीक, जो इस बार आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। 2 प्रोटीन और होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबल प्रोटीन। ठीक, इनसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से, आप एक चीज ध्यान रखना। ठीक, डीनेचुरेशन 80% आप इसको पढ़ के जाएं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हमने यहां लिख दिया एनोमर, ठीक आएगा ये, आप लिख लो इसको, पढ़ के जाना। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में जब न्यूक्लिक एसिड में डीएनए ऐड होता है तो फास्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है। क्या होता है? फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो इनकी बॉन्डिंग पढ़ के जाएं। तो डीएनए के और आरएनए के बेस, जो न्यूक्लिक एसिड के बेसिस होते हैं, ठीक, जो बेस होते हैं, तो बेस को 100% पढ़ के जाएं। बेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेस में क्या होता है? डीएनए में ATGC और आरएनए में AUGC। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। आरएनए में एडेनिन, न्यूक्लियोसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। बॉन्डिंग कैसी होती है? एडेनिन और थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ग्वानिन और साइटोसिन में
ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब एक टॉपिक आता है विटामिन, जिसको हम लोग कहते हैं विटामिन्स। ऑप्टिकल जो ग्लाइसिन होता है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है और सारे ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, केवल ग्लाइसिन हमारा ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। विटामिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसकी डिसीज सूची आती है, और फैट सॉल्युबल और फैट वाटर सॉल्युबल विटामिन आपसे पूछा जा सकता है। इसी के बाद एक टॉपिक आता है हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन से कभी कभार क्वेश्चन पूछ देते हैं, हमने लिखा नहीं है यहाँ पे, कभी कभार हार्मोन से क्वेश्चन पूछ देते हैं। हार्मोन से क्वेश्चन क्या आता है, जो स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, या इनके मेल और फीमेल हार्मोन्स पूछ देते हैं कौन से होते हैं। तो आप लोग ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से पढ़ लें, हमने ऐसे मेंशन नहीं किया, हमने इसको इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप इसके टॉपिक्स को पढ़ के जाएं, ठीक है। ये था मेरा पूरा जो 2024 का सिलेबस है केमिस्ट्री का, जो 27 फरवरी को एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। उसकी जो समरी थी, समराइज था पूरा, कि इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। देखो स्ट्रेटजी ये सब आप हमसे बेटर जानते हैं, सारे लोगों से बेटर जानते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। हम भले भी खूब बता दें स्ट्रेटजी ऐसे पढ़ो नहीं, है ना, तो ये सब नहीं हो पाएगा। तो अब ये टॉपिक बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड से पढ़े। देखो स्ट्रेटजी हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, आपकी क्या है, आपकी क्या, आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, उस अकॉर्डिंग पढ़िएगा। अभी भी आपके पास इतना समय है कि आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक है। वरना नया टॉपिक कोई डिस्कस करने की कोशिश ना करें किसी से भी। नया टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, और उस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपका समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये सफिशिएंट टॉपिक थे जो इस बार एग्जाम में आने के चांसेस के ज्यादा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बजाइएगा। ओके।